मैं शशि प्रकाश, सहायक प्रोफेसर ज्योतिष, जूठालाल संस्कृत महाविद्यालय मंझोलिया, पश्चिमी चंपारण, बिहार। आज हम लघु जातकम जो शास्त्रीय प्रतिष्ठा प्रथम खंड के अंतर्गत आता है उससे संबंधित कुछ संक्षिप्त प्रश्नोत्तरी पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मंगलाचरण। मंगलाचरण। यशोदयास्त समय सूर्यनुकुट निर्घिष्ट चरण कमलोऽपि कुरुतेन जलिम त्रिनेत्र स जयति धमनाम निधि सूर्य। आज हम लघु जातकम पुस्तक से संबंधित कुछ संक्षिप्त प्रश्नोत्तर पर चर्चा करने वाले हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले मोक्ष गति योग। जन्म समय या मृत्यु समय में लग्न 6/8/1/4/7/10 इनमें से किसी भी स्थान में उच्च कर्क राशि का बृहस्पति हो तो मरणोपरांत मोक्ष होता है या मीन लग्न की बृहस्पति हो तो शेष सभी ग्रह निर्बल हो जाते हैं और वो मोक्ष प्राप्त होते हैं। ये मोक्ष गति योग थे। इसमें दो चीज़ था। पहला था कि अगर उच्च स्थान में कर्क राशि है, कर्क राशि का बृहस्पति हो तो मरणोपरांत मोक्ष प्राप्त होता है, और दूसरा मीन लग्न का बृहस्पति हो तथा शेष सभी ग्रह निर्बल हो तो भी मोक्ष प्राप्ति होता है। ये दो कंडीशन में मोक्ष प्राप्ति होता है। अब हम दूसरा बात करते हैं राशियों के वर्ण के बारे में। मेषादि 12 राशियां कर्म, जैसे कि हम लोग जानते हैं कर्मशः, जैसे मेष बराबर लाल वर्ण, वृष बराबर श्वेत, मिथुन बराबर हरा, कर्क बराबर पाटल, सिंह बराबर पांडु, कन्या बराबर विचित्र अनेक वर्णयुक्त तथा तुला बराबर किरणव वर्ण, वृश्चिक बराबर पिशांग, धनु बराबर पिंगल, मकर बराबर कुड़वन, कुंभ बराबर बब्रुक अर्थात न्योले के सदृश भूरा, तथा लास्ट में जो बच जाता है मीन का हो जाता है मलिन वर्ण होता है। तो ये कुछ वर्ण थे, राशियों के वर्ण थे जो हमने आपको बताया। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं। पहला मेष का लाल वर्ण, वृष का श्वेत, मिथुन का हरा, कर्क का पाटल, सिंह का पांडु, कन्या का आपको विचित्र अनेक वर्ण युक्त, तुला का किरणव वर्ण, वृश्चिक का पिशांग वर्ण, धनु का पिंगल, मकर का कुड़वन, कुंभ का ब्रह्मुख और तथा मीन का मिलन वर्ण होता है। ये आपको राशियों के वर्ण थे जिसके बारे में हमने आपको बताया। अब ग्रहों के वर्ण के बारे में हम लोग जानते हैं। सूर्य वर्ण रक्त एवं श्याम मिश्रित वर्ण, सूर्य वर्ण रक्त एवं श्याम मिश्रित वर्ण होते हैं। दूसरा चंद्र गौर वर्ण, तीसरा मंगल रक्त एवं गौर वर्ण, उसके बाद बुध दुर्वादल के समान श्याम वर्ण, गुरु गौर वर्ण, शुक्र श्याम वर्ण और शनि कृष्ण वर्ण। ये कुछ ग्रहों के वर्ण थे जिसके बारे में हमने आपको अभी जानकारी दी। मैं आपको फिर से बता दूं। सूर्य वर्ण हो गया रक्त एवं श्याम मिश्रित वर्ण, चंद्र हो गया गौर वर्ण, मंगल हो गया रक्त एवं गौर वर्ण, बुध हो गया दुर्वादल के समान श्याम वर्ण, गुरु हो गया गौर वर्ण और शुक्र हो गया श्याम वर्ण और शनि हो गया कृष्ण वर्ण। ये हमने आपको ग्रहों के वर्ण के बारे में जानकारी दी। अब हम बात करते हैं ग्रहों का राजवादी अधिकार जो होता है। सूर्य एवं चंद्र राजा होता है, मतलब ग्रहों का राजा कौन होता है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। सूर्य एवं चंद्रमा राजा होता है, बुध राजकुमार, मंगल सेनापति, गुरु एवं शुक्र मंत्री और शनि नौकर होता है। ये कुछ हमने आपको जो था वो ग्रहों का कौन कौन से ग्रह राजा होते हैं, कौन से ग्रह राज्य क्या सेनापति होते हैं और कौन से ग्रह
मंत्री होते और कौन से ग्रह नौकर होते, इसके बारे में हमने आपको एक महत्वपूर्ण संक्षिप्त जानकारी दी कि सूर्य एवं चंद्र राजा हो जाता है, बुध राज होता है, राजकुमार होता है, मतलब उसका पुत्र जिसको हम लोग कहते हैं, मंगल सेनापति हो जाता है, गुरु एवं शुक्र मंत्री हो जाते हैं और शनि नौकर हो जाते हैं। ये ग्रहों के कुछ थे। अब हम लोग ग्रहों का स्थान बल के बारे में जानते हैं। सभी ग्रह अपनी राशि में अपने उच्च और अपने नावांश और अपने मित्र की राशि में स्थित हो तो तथा शुभ ग्रह दृष्ट हो तो बलवान होता है। सम राशि जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 में चंद्रमा व शुक्र तथा विषम राशि जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9 और 11 में शेष ग्रह हो तो बलवान होता है। ये कुछ हमने ग्रह स्थान के बारे में आपको बताया। सम राशि में अगर हो, सम राशि जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 होता है, में अगर चंद्रमा व शुक्र तथा अगर ये इसमें से किसी में चंद्रमा और शुक्र होगा तो बलवान होगा, और दूसरा विषम राशि 1, 3, 5, 7, 9, 11 इसमें अगर शेष ग्रह हो तो वो भी बलवान होते हैं। ये दोनों कंडीशन में क्या होते हैं, वो ग्रह बलवान होते हैं। तो ग्रहों के स्थान के बारे में हमने आपको बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं आपसे कौन से ग्रहों का दिग्बल क्या होता है। गुरु और बुध पूर्व दिशा में अर्थात प्रथम लग्न में रवि और मंगल, दक्षिण दिशा अर्थात दशम लग्न में शनि, पश्चिम दिशा अर्थात सप्तम लग्न में तथा चंद्रमा और शुक्र उत्तर दिशा में अर्थात चतुर्थ लग्न में दिग्बली होता है। ये ग्रहों के दिग्बली के बारे में हमने आपको बताया कि ग्रह दिग्बली कौन कैसे होते हैं। पहला, गुरु और बुध पूर्व दिशा में अर्थात प्रथम लग्न में रवि और मंगल, दक्षिण दिशा में अर्थात दशम लग्न में शनि, पश्चिम दिशा अर्थात सप्तम लग्न में तथा चंद्रमा और शुक्र उत्तर दिशा में अर्थात चतुर्थ लग्न में दिग्बली होते हैं। ये अपने ग्रहों के दिग्बली के बारे में हमने आपको जानकारी दी। अब हम बात करते हैं ग्रहों का चेष्टा बल क्या होता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सूर्य और चंद्रमा उत्तरायण में बली होते हैं। सूर्य और चंद्रमा उत्तरायण में बली होते हैं। शेष ग्रह वक्र गति होने से तथा आकाश में निर्बल और बिरहद होने पर दृश्यमान हो तो वो बली होते हैं। ये कुछ थे। सूर्य और चंद्रमा उत्तरायण में बली होते हैं और शेष जो होते हैं वो अगर निर्मल और बिरहद बिंब दृश्यमान हो तो वो भी बली होते हैं। ये आपके कुछ ग्रह थे। अब हम बात करने वाले हैं आपको ग्रहों का काल। अब हम बात करने वाले हैं ग्रहों के काल बल के बारे में। रवि, गुरु और शुक्र दिन में बुध, दिन रात दोनों में। रवि, गुरु और शुक्र दिन में बुध, रवि, गुरु, शुक्र दिन में बुध हो तो दिन रात दोनों में कालबल होते हैं। दूसरा, चंद्र, मंगल और शनि रात्रि में कालबली होते हैं। चंद्र, मंगल और शनि रात्रि में कालबली होते हैं। सभी ग्रह अपने अपने दिन, होरा, मास, वर्ष में भी बले होते हैं। पाप ग्रह कृष्ण पक्ष में शुभ ग्रह शुक्ल पक्ष में कालबली होता है। ये कुछ ग्रहों का कालबल था जिसके बारे में हमने आपको संक्षिप्त जानकारी दी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ग्रहों के नैसर्गिक बल पे। शनि, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, चंद्र और सूर्य ग्रह कर्मानुसार उत्तरांतरी बली होते हैं। यह नैसर्गिक बल होते हैं अर्थात शनि से मंगल, मंगल से बुध, बुध से बृहस्पति, बृहस्पति से शुक्र, शुक्र से चंद्र और चंद्र से सूर्य बली होते हैं। इसके बाद हम आगे बात करते हैं ग्रहों का सत्व, रज, तम, गुण। इन 4 चीज़ों पे बात करने वाले हैं। बृहस्पति, चंद्रमा और सूर्य
सत्वन गुण होते हैं। बृहस्पति, चंद्र और सूर्य ये सत्वन गुण होते हैं। शुक्र और बुध राजोगुण होते हैं, रजोगुण होते हैं तथा शनि और मंगल तमोगुण होते हैं, तमोगुण से युक्त होते हैं। तो ये हमने आपको अलग अलग बताया कि कौन किस गुण से होते हैं। बृहस्पति, चंद्र और सूर्य सत्वन गुण होते हैं। शुक्र और बुध रजोगुण होते हैं तथा शनि और मंगल तमोगुण होते हैं, मतलब तमोगुण से युक्त होते हैं। ये हमने आपको तीनों गुण के बारे में, ग्रहों के गुण के बारे में बताया, सतगुण, रजगुण और तमगुण। अब हम लोग बात करते हैं पिता के परोक्ष में जन्म ज्ञान। लग्न चंद्रमा से अदृश्य हो वह चंद्रमा शुक्र और बुध के मध्य हो वह शनि लग्न में हो वह मतलब या इसके बाद लग्न में सप्तम में मंगल हो तो, मतलब लग्न में लग्न चंद्रमा से अदृश्य हो, चंद्रमा शुक्र और बुध के मध्य में हो, वह शनि लग्न में हो तो, लग्न के सप्तम में मंगल हो तो वर्णित स्थिति में पिता के परोक्ष में जन्म समझना चाहिए। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जिसपे हमने आपको संक्षिप्त में चर्चा की थी, जो बतलाया आपको हमने आपके लिए जो तैयार किया था उससे कुछ हम आपको जानकारी दे रहे हैं। प्रजात जन्म किसे कहते हैं? पाप ग्रह से युक्त सूर्य और चंद्रमा जन्म के समय यदि एक राशि में स्थित हो तो जातक को प्रजात समझना चाहिए, अथवा जन्म समय में बृहस्पति से अदृश्य लग्न या चंद्रमा हो तो प्रजात, अथवा सूर्य से युक्त चंद्रमा बृहस्पति से अदृष्ट हो तो भी उस स्थिति में प्रजात जन्म समझना चाहिए। ये हमने आपको प्रजात जन्म के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी आपको दी। अब हम बात करते हैं सूतिका गृह द्वार एवं द्वीप ज्ञान के बारे में। केंद्र में जो ग्रह हो उसी ग्रह की दिशा में गृह द्वार समझना चाहिए। केंद्र में जो ग्रह हो उसी ग्रह की दिशा में गृह द्वार समझना चाहिए। यदि एक से अधिक ग्रह केंद्र में हो तो बलि ग्रह की दिशा में द्वार समझना चाहिए। अगर केंद्र में एक से अधिक ग्रह हो तो उसे हमें बलि ग्रह की दिशा में द्वार समझना चाहिए। यदि अनेक ग्रह बलि हो तो बलि ग्रह संख्यक सूतिका गृह में द्वार समझना चाहिए। यदि केंद्र में ग्रह नहीं हो तो लग्न राशि की दिशा में द्वार समझना चाहिए। सूर्य की स्थिति में दीपक का ज्ञान करना चाहिए। सूर्य की स्थिति में दीपक का ज्ञान करना चाहिए। लग्न के पास दोनों और सूर्य हो तो लग्न के पास दोनों सूर्य हो तो पूर्व दिशा में सप्तम भाव के समीप हो तो पश्चिम दिशा में, चतुर्थ भाव के समीप हो तो उत्तर दिशा में तथा दसम भाव के समीप हो, जैसे 9, 10, 11 भाव में हो तो दक्षिण दिशा में दीपक समझनी चाहिए। ये हमने आपको कुछ दीप और द्वार के बारे में बताया था। अब हम लोग बात करने वाले हैं लग्न की दशा का शुभ तत्व के बारे में। यदि चार लग्न 1, 4, 7, 10 हो तो प्रथम दोष कोण में लग्न दशाफल शुभ, द्वितीय में मध्यम और तृतीय में दोष कोण में दशाफल अशुभ समझना चाहिए। फिर से बतला देता हूँ। यदि चार लग्न 1, 4, 7, 10 हो तो प्रथम दोष कोण में लग्न दशाफल शुभ, प्रथम दोष कोण में लग्न दशाफल शुभ, द्वितीय में मध्यम और तृतीय में दोष कोण दशाफल अशुभ समझना चाहिए। द्विस्वभाव लग्न 3, 6, 9, 12 हो तो प्रथम दोष कोण अशुभ, द्वितीय में मध्यम और तृतीय में शुभ समझना चाहिए। यदि स्थिर लग्न 2, 5, 8, 11 हो तो प्रथम दोष कोण में अशुभ, द्वितीय में शुभ तथा तृतीय में मध्यम दशा में
मध्यम दशाफल समझना चाहिए। ये कुछ हमने आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी थी। अब हम बात करने वाले हैं अनफा योग कि अनफा योग क्या है। सूर्य को छोड़कर यदि कोई भी ग्रह चंद्रमा से द्वादश स्थान में हो तो उसे अनफा योग होता है, उससे अनफा योग होता है। इस योग का जातक सुशील, संपूर्ण सुखों से युक्त तथा सामर्थ्यवान एवं कीर्तिवान होता है। अनफा योग हमने आपको बताया सूर्य योग को छोड़ के यदि कोई ग्रह चंद्रमा के द्वादश स्थान में हो तो उसे हमें अनफा समझना चाहिए, अनफा योग समझना चाहिए। इस योग का जातक सुशील, संपूर्ण सुखों से युक्त, समर्थवान एवं कीर्तिवान होता है। अब हम बात करने वाले हैं अब आपको दुर्धार योग पे। सूर्य को छोड़कर यदि चंद्रमा के दोनों तरफ द्वितीय एवं द्वादश भाव में ग्रह हो तो दुर्धर योग बनता है। इस योग का जातक अनेक सेवाओं से युक्त होता है, अधिक परिवार वाला होता है, अनेक कार्य करने वाला होता है और सुखी होता है। ये दुर्धारी के कुछ महत्वपूर्ण योग थे जिसके बारे में हमने आपको कुछ संक्षिप्त जानकारी दी। अब हम बात करने वाले हैं केमद्रभूम योग। सूर्य को छोड़कर यदि चंद्रमा के दोनों तरफ द्वितीय एवं द्वादश स्थान में एक भी ग्रह ना हो तो केमद्रुम योग होता है। जातक नौकरी करने वाला, दुखी तथा धनहीन होता है। जातक नौकरी करने वाला होता है, साथ में दुखी और धन की क्षति होती है उनके साथ। अब हम बात करते हैं प्रबज्या योग। प्रबज्या योग क्या है? यदि एक राशि में 4 से अधिक ग्रह हो तो उसे प्रबज्या योग कहते हैं। प्राप्त ग्रहों में जो बलवान होता है वही अपनी प्रबज्या करता है, वह अपनी प्रबज्या करता है। यदि अनेक ग्रह बलवान हो तो अनेक प्रबज्या होती है। प्रथम प्रबज्या सबसे अधिक बलवान ग्रह का तत्पश्चात बलवानुसार प्रबज्या होता है। मतलब जो सबसे ज़्यादा बलवान होता है वो तत्काल सबसे ज़्यादा बलवान होता है। ऐसा ही समझना चाहिए। ये इसमें कुछ दिया गया है कि अगर एक से अधिक ज़्यादा बलवान हो तो उसमें जो सबसे ज़्यादा बलवान होगा उसको बलवानुसार समझना चाहिए, वो सबसे बड़ा ताकतवर प्रबज्या होता है। यही हमको समझना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं राजयोग की बात। राजयोग क्या है? जन्म समय में यदि स्वउच्च एक भी ग्रह अपने मित्र से दृष्ट हो तो जातक राजा होता है। 3 या 4 बलवान ग्रह केंद्र में हो तो राजकुलोब्ध जातक राजा होता है, मतलब उस कंडीशन में भी वो राजा होता है। 5 से अधिक निर्बल ग्रह भी केंद्र में हो तो राजकुलोन्न राजा होता है। मतलब राजकुलोन्न मतलब ये आपको एक तरह से कहा जाए तो राजा का जो होता है वो। यदि 5 से अधिक बलवान ग्रह केंद्र में हो तो किसी भी कुल में उत्पन्न जातक राजा होता है। ये 3 कंडीशन दिया हुआ है। पहला दिया था यदि स्व उच्च एक भी ग्रह अपने मित्र से दृश्य हो तो वो राजक जाता होता है, मतलब जातक राजा होता है। दूसरा 3 या 4 बल ग्रह में केंद्र हो तो भी वो राज कुलभोज मतलब होता है। और तीसरा था 5 से अधिक निर्बल ग्रह हो तो उसे राजकुलोन राजा होता है, मतलब पूर्वजों का जो होता है। यदि 5 से अधिक हो तो भी वह जातक राजा ही होता है। ये कंडीशन आपको हमने राजयोग के बारे में आपको बताया था। अब हम बात करते हैं रज्जु मुसल नल योग के बारे में, जिसको हम लोग आश्रय योग भी कहते हैं। सातों ग्रह जन्म के समय में यदि 4 राशि में हो तो रज्जु योग होता है। यदि सभी ग्रह स्थिर राशि में हो तो मुसल योग होता है, तथा सभी ग्रह द्विस्वभाव राशिगत हो तो नल योग का होता है। इसे ही आश्रय योग भी कहते हैं, जैसा कि हमने आपको बोला नल योग या आश्रय योग कहते हैं। रज्जु योग में जन्म जातक अपने कुल में विख्यात एवं ईर्ष्यालु, मुसल योग में जन्म
जातक अपने कुल में विख्यात, स्वाभिमानी और प्रतिष्ठित तथा नए लोक का जातक अपने कुल में धनवान होता है। अब हम बात करने वाले हैं नवमांश नैनम के बारे में। राशियों के नवम भाग, जैसे नवमा भाग जिसको कहते हैं, को नवांश कहते हैं। एक राशि में 30 अंश होते हैं। एक राशि में 30 अंश होते हैं। 30 अंश में 9 भाग देने पर प्रत्येक भाग में 3 अंश 20 कला, जिसको हम लोग 30/20 का एक नवांश होता है। इसमें 3.3/20 अवांश प्रथम नवांश, 3/20 से 6/40 द्वितीय नवांश, कर्मेन नवांश होते रहते हैं। जैसे कि अगर हम लोग इसको अपने भाषा में समझें तो इसको हम लोग ये कह सकते हैं कि एक राशि 3 अंश का होता है और इसको हम लोग क्या करते हैं, उसके 9 भाग में बांट देते हैं। तो पहला भाग जो होता है 3 अंश 20 कला होता है। दूसरा क्या हो जाएगा, 6 अंश 40 कला हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर इसी तरह वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा, वो अपने नवांश तक, जो उसका 30 अंश था, वो वहाँ तक पहुँच जाएगा। 9 भाग को हम लोग जब पार्ट वाइज जोड़ते जाएंगे तो ये उसके कुछ उदाहरण थे। अब लोग हम दृष्टिकोण के बारे में बात करते हैं। एक राशि में 30 अंश होते हैं, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था, जिसे 3 बराबर भाग में बांटने पर हमने उसमें नवांश में 9, दशकोण में 3 बराबर भाग बांट। जैसे पहला 3 में बांटेंगे तो 10 अंश हो जाएगा, दूसरा 11 से 20 अंश हो जाएगा और तीसरा 21 से 30 अंश होगा। तो ये द्रोष्कान हो गया। द्रोष्कान हो गया, इसको हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। 10-10 अंश का होता है। पहला 1 से 10, दूसरा 11 से 20, तीसरा 21 से 30 अंश होता है। अब राशि से के बारे में जानते हैं। मेष एवं वृष। मेष वृष का राशि स्वामी जो होता है वो मंगल होता है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, फिर से बता देते हैं। वृष एवं तुला का स्वामी होता है शुक्र। मिथुन और कन्या का स्वामी होते हैं बुध। कर्क का स्वामी होते हैं चंद्रमा। सिंह का स्वामी सूर्य होते हैं। धनु और मीन का स्वामी होते हैं बृहस्पति। और मकर और कुंभ का स्वामी शनि होते हैं। ये कुछ संक्षिप्त हमने आपको बताया। उसके बाद हम बात करने वाले हैं शीर्षोदय राशि है। मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और कुंभ, ये राशियां शीर्षोदय होती हैं। फिर से बताता हूँ, मिथुन, सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक और कुंभ, ये राशियां शीर्षोदय होती हैं। और मेष, वृष, कर्क, धनु और मकर, ये राशियां पृष्ठोदय होती हैं। तथा मीन राशि उपदोय होते हैं, उपयोदय होते हैं। ये 3 भाग में राशियों को विखंडित किया गया। पहला आपका हो गया शीर्षोदय राशि, जिसके अंतर्गत मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और कुंभ आते हैं। दूसरा था हमको पृष्ठोदय, इसके अंतर्गत मेष, वृष, कर्क, धनु और मकर राशियां आती है। और तीसरा था उपयोदय राशि, इसके अंतर्गत मीन राशि आते हैं। तो ये हमने आपको बता दिया। अब पुरुष राशि कौन कौन से हैं उसके बारे में हम आपको बताते हैं। विषम राशि पुरुष राशि या यथा मेष, मतलब विषम राशि मेष राशि में जो आएगा आपका पुरुष राशि के अंतर्गत जो आता है आपको मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ, ये पुरुष राशि आते हैं। और सम राशि स्त्री राशि होते हैं। बाद बाकी जितने राशि बच जाते हैं वो स्त्री राशि हो जाते हैं। अब स्त्री राशि कौन कौन से होते हैं? सम राशि स्त्री राशि जैसे वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन, ये राशि स्त्री राशि हो गया। अब हम बात करने वाले हैं पुरुष और स्त्री नपुंसक ग्रह कौन कौन से होते हैं। तो पुरुष ग्रह पहले कौन होते हैं वो जान लेते हैं। सूर्य, मंगल और बृहस्पति, ये पुरुष ग्रह हो गए। स्त्री ग्रह हो गए चंद्रमा, शुक्र, ये हो गए आपको स्त्री ग्रह हो गए। अब नपुंसक ग्रह कौन कौन से होते हैं? बुध और शनि, ये नपुंसक ग्रह हो गए। तो हमने ग्रह कौन कौन से ग्रह होते, ग्रह पुरुष ग्रह है, स्त्री ग्रह है या नपुंसक ग्रह, इसके बारे में हम लोग को बता दिया। तो पुरुष ग्रह हो गए सूर्य, मंगल और बृहस्पति।
स्त्री ग्रह हो गए चंद्रमा शुक्र, और नपुंसक ग्रह हो गए बुध और शनि। अब दिन रात्रि बलि राशि ये क्या होता है? दिन रात्रि दीपावली राशि क्या है? दीपावली राशि कौन कौन से होते हैं? कन्या, तुला, सिंह, वृश्चिक, कुंभ और मीन, ये हो गए आपको दीपावली राशि। और इस रात्रि वाली राशि कौन हो गए? मेष, वृष, मिथुन, कर्क, धनु और मकर, ये रात्रि वाली राशि हो गया। दीपावली राशि हो गए कन्या, तुला, सिंह, वृश्चिक, कुंभ और मीन। रात्रि वाली राशि हो गए मेष, वृष, मिथुन, कर्क, धनु और मकर, ये हो गए। अब हम बात करने वाले हैं पनफर स्थान पे। हाँ, तो पनफर स्थान 2/5/8/11 भावों को पनफर कहते हैं। 2/5/8/11 भावों को पनफर स्थान कहते हैं। उपचय स्थान किसे कहते हैं? 3/6/10/11 भाव को उपचय स्थान कहते हैं। पनफर स्थान बता दिया, उपचय स्थान बता दिए। अब हम त्रिक स्थान बताते हैं। त्रिक मतलब 3 वाला। 6/8/12 भावों को त्रिक स्थान कहते हैं। हमने आपको पनफर स्थान बता दिया, उपचय स्थान बता दिया और त्रिक स्थान बता दिया। अब हम बात करने वाले हैं तन्वादी द्वादश भाव के बारे में। तो लग्नादि द्वादश भाव की संज्ञा जो कर्मशः है तनु, धन, सहज, सुहृद, सूत, रीत, जया, मृत्यु, धर्म, कर्म, आय और व्यय। फिर बता देते हैं तनु, धन, सहज, सुहृद, सूत, रीत, जया, मृत्यु, धर्म, कर्म, आय और व्यय, ये हमारे तनवादी द्वादश भाव थे। अब हम लोग बात करने वाले हैं सिंह राशि के पंचम नवांश काश के बारे में। इधर आके बैठ जाइए। सिंह राशि का पंचम नवांश सिंह राशि ही होगा। सिंह राशि का पंचम नवांश सिंह राशि ही होगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट कान योग के बारे में। द्वादश भाव में सूर्य या चंद्रमा हो तो जातक एक आंख का काना होता है। कान योग। द्वादश भाव में सूर्य या चंद्र हो तो जातक एक आंख का काना होता है। सूर्य हो तो दक्षिण नेत्र और चंद्र हो तो बायां नेत्र से काना होता है। फिर से बता देते हैं, द्वादश भाव में सूर्य या चंद्र हो तो जातक काना आंख का होता है। यदि सूर्य हो तो दक्षिण और चंद्र हो तो बायां नेत्र काना होगा। ये कान योग था। उसके बाद हम लोग आगे बात करने वाले। अब हम लोग बात कर लें दल योग। किसी भी 3 केंद्र स्थानों में तीनों पाप ग्रह जैसे रवि, मंगल और शनि हो एवं एक भी शुभ ग्रह केंद्र में ना हो तो सर्प नामक दल योग होता है। तथा तीनों केंद्र स्थानों में तीनों शुभ ग्रह हो एवं एक भी पाप ग्रह केंद्र में नहीं हो तो माला नामक दल योग होता है। ये दोनों योग दल योग कहलाते हैं। सर्प नामक दल योग में उत्पन्न दुखी और माला नामक दल योग में उत्पन्न जातक सुखी होते हैं। ये हमने आपको दल योग के बारे में बताया। मैं फिर से बता दूं, दल योग जो था किसी भी 3 केंद्र स्थानों में तीनों पाप ग्रह हो जैसे रवि, मंगल, शनि हो एवं एक भी शुभ ग्रह केंद्र में ना हो तो सर्प नामक दल योग होता है। तथा तीनों ग्रह स्थानों में तीनों शुभ ग्रह हो एवं एक भी पाप ग्रह केंद्र में ना हो तो माला नामक दल योग होता है। ये दोनों योग दल योग कहलाते हैं। सर्प नामक दल योग में उत्पन्न दुखी होता है और माला नामक दल योग में उत्पन्न जातक सुखी होता है। तो आज हमने जो आपको लघु जातकम पुस्तक संबंधित कुछ संक्षिप्त प्रश्नोत्तरी बताया वो आपको परीक्षा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण है, उपयोगी है। इसका अध्ययन करें और अपने ज्ञान को वृद्धि करें। धन्यवाद।